नमस्कार, आप सभी का स्वागत मिड डे प्राइम में। मैं हूं मुकुल शर्मा। मिड डे प्राइम में बात करेंगे आज की बड़ी खबरों की। जी हां, एक तरफ संसद का बजट सत्र जो है वो जारी है और वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए देश के अलग अलग हिस्सों में लगातार बारिश की स्थिति बनी हुई है। कहां बारिश कहर बरपा रही है और ऐसे में राहत बचाव कार्य कैसे चल रहा है, इस पर खासतौर से हम बात करेंगे। और वहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर बात की जाए बांग्लादेश और ब्रिटेन जहां पर लगातार हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं, और इसके साथ साथ बात करेंगे कारोबार जगत और बात होगी पेरिस ओलंपिक की भी। लेकिन सबसे पहले आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। लोकसभा में आज विनियोग विधेयक और गोवा विधानसभा में अनुसूचित जनजाति को आरक्षण देने वाला विधेयक, राज्यसभा में तेल क्षेत्र से जुड़ा विधेयक सूचीबद्ध। अयोध्या गैंगरेप मामले में लगातार बढ़ती जा रही है समाजवादी पार्टी की मुश्किलें। भाजपा की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने शीर्ष कमान को सौंपी रिपोर्ट। रिपोर्ट में सपा पर सीधे तौर पर हमला। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में कोचिंग सेंटर की हालात पर लिया संज्ञान। कहा, कोचिंग सेंटर बन गए हैं डेथ चैम्बर। अगर नहीं हुआ सुरक्षा मानकों का पालन तो अदालत बंद कर सकती है कोचिंग सेंटर। एमसीडी, दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार को नोटिस जारी। एमसीडी को लेकर दिल्ली की आप सरकार को सुप्रीम कोर्ट से लगा बड़ा झटका। फैसले में कहा, बिना दिल्ली सरकार से परामर्श के भी उपराज्यपाल मनोनीत कर सकते हैं 10 एल्डरमैन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों की यात्रा के पहले चरण में फिजी पहुंची। द्विपक्षीय बैठक के अलावा भारतीय समुदाय से करेंगी बातचीत। फिजी की संसद को भी करेंगी संबोधित। वायनाड त्रासदी में लापता लोगों को खोजने का कार्य जारी। रडार के माध्यम से लोगों को तलाश रही है सेना। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी बारिश से बिगड़े हालात संभालने की कोशिश। एशियाई समेत वैश्विक बाजारों में भारी गिरावट का भारतीय शेयर बाजार पर पड़ा असर। हफ्ते के पहले दिन शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 1600 अंक से ज्यादा टूटा। निफ्टी में 500 से ज्यादा अंकों की देखी गई गिरावट। बांग्लादेश में सरकार के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शनकारियों का ढाका मार्च। आज सरकार के देशव्यापी कर्फ्यू के खिलाफ कर रहे हैं मार्च। कल से जारी हिंसा में करीब 90 लोगों की मौत। और पेरिस ओलंपिक में लक्ष्य सेन का बैडमिंटन में कांस्य पदक के लिए मलेशिया के जियाजी ली से मुकाबला। महिला कुश्ती में निशा दहिया आज दिखाएंगी अपना दम। और आइए सबसे पहले बात करते हैं संसद के बजट सत्र को लेकर। दरअसल आज लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान कई अहम प्रश्न पूछे गए। लोकसभा में स्वास्थ्य बजट को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि जब से केंद्र में मोदी सरकार बनी है तब से स्वास्थ्य बजट पर खासा फोकस रहा है। उसमें लगातार इजाफा किया गया है। उन्होंने कहा कि 2013 और 14 के मुकाबले अभी तक स्वास्थ्य बजट करीब 164% बढ़ा है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार ने जो एक प्रोएक्टिव सरकार है, प्रो रिस्पॉन्सिव सरकार है, और इसीलिए 2014 से ही सभी विभागों की तरह स्वास्थ्य विभाग ने भी प्रोएक्टिव होकर के इस पर पूरी दृष्टि डाल करके बजट एलोकेशंस के बारे में चिंता की और चर्चा की है। 2013-14 में बजट 33,278 करोड़ रुपए थे। आज वही बजट 90,958 करोड़ रुपए हो गया है और ये एलोकेशन लगभग 164%, 164% का इजाफा इंक्रीज हुआ है। यह अपने आप में बताता है कि हमने प्रायोरिटाइज करने में हेल्थ को कितना महत्वपूर्ण स्थान दिया है। तो किस तरीके से देश में स्वास्थ्य का जो ढांचा है उसमें सुधार हुआ है, कैसे बजट जो है उसमें इजाफा लगातार देखने को मिला है, क्योंकि प्रयास यही है कि हर नागरिक को बेहतर स्वास्थ्य की सुविधा मिल सके। अब आइए सीधा रुक कर लेते हैं, हमारे संवाददाता संसद से शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, आज की अगर कार्यवाही की खासतौर से बात की जाए तो कई अहम सवाल हमने देखा जो कि पूछे गए और उनके बाद जो अहम जवाब भी मिले हैं। अभी हम देख रहे थे कैसे खासतौर से अगर स्वास्थ्य क्षेत्र की बात की जाए तो केंद्रीय मंत्री ने इसके बारे में बताया कि कैसे बजट में लगातार इजाफा हुआ है। क्या कुछ खास रहा आज कार्रवाई के दौरान अभी तक?
देखिए, लोकसभा और राज्यसभा में हम देख रहे हैं कि अहम मंत्रालयों के कामकाज पर चर्चा हो रही है और स्वास्थ्य मंत्रालय के कामकाज पर शुक्रवार को चर्चा हुई थी अनुदान मांगों पर। उस पर हुई चर्चा का जवाब विस्तार से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने रखा है, जेपी नड्डा ने, और ये बताया है कि कैसे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर देश में आगे बढ़ रहा है, कैसे एमबीबीएस की सीटें बढ़ी हैं, और जो बजट प्रस्ताव बजट में है स्वास्थ्य मंत्रालय को लेकर, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को लेकर जो प्रस्ताव रखे गए हैं उन सब की चर्चा की। चर्चा के जवाब के दौरान दरअसल ये भी बताया गया कि जो अलग अलग सदस्यों ने अपनी बात रखी थी, जो सवाल पूछे थे, उनका भी जवाब दिया गया। उससे पहले हमने प्रश्नकाल में देखा लोकसभा में वित्त मंत्रालय की तरफ से बताया गया कि जो सहारा में जो निवेशकों का पैसा फंसा है, कैसे उसको पहल की गई है, उस पैसे को वापस करने को लेकर हम जानते हैं कि एक पोर्टल शुरू किया गया, उसमें जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ाएगी। उससे जुड़ा बहुत महत्वपूर्ण सवाल था जिसका जवाब प्रश्नकाल के दौरान दिया गया। हम देख रहे हैं कि सरकार लोकसभा के अंदर जो अलग अलग मंत्रालय है उनकी अनुदान मांगों को पारित करा रही है। अब से थोड़ी देर पहले स्वास्थ्य मंत्रालय पर जो चर्चा पूरी हुई उसके बाद वो अनुदान मांगे की पारित कराने की प्रक्रिया आगे बढ़ी। उसके बाद मत्स्य मंत्रालय के अनुदान मांगों पर चर्चा हो रही है। राज्यसभा में भी आज कई महत्वपूर्ण सवालों के जवाब दिए गए। इस बीच हम देख रहे हैं कि लोकसभा और राज्यसभा में एक एक विधेयक पेश किया गया है। लोकसभा में आज एक गोवा विधानसभा में से जुड़ा एक महत्वपूर्ण विधेयक वो पेश किया गया है। राज्यसभा में जो ऑयल फील्ड है उसके विनियमन से जुड़ा विधेयक, तेल क्षेत्र विनियमन विधेयक, वो राज्यसभा में पेश किया गया है। तो विधायी कामकाज भी अब हम देख रहे हैं कि तेजी से हो रहा है और बजट पारित कराने की जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ाई जा रही है। इस बीच प्रश्नकाल में जो आज अहम मंत्रालयों का जो दिन था उससे जुड़े सवालों के जवाब भी दिए गए हैं। जी बिल्कुल, सुचारू रूप से जो कार्रवाई है वो चल रही है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी अहम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो हमारे संवाददाता बता रहे थे किस तरीके से जो सदन की कार्रवाई है वो चल रही है। प्रश्नकाल में अहम प्रश्न पूछे गए जिनके जो जवाब हैं वो भी दिए गए। फिलहाल हम यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। भोली भाली मेहनत वाली असली तड़के वाली, ये तो बड़ी समझदार, बड़ी होशियार, MDH के सही टेस्ट का असली टेस्ट, MDH जिंजर गार्लिक पेस्ट। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मिड डे प्राइम में। अब आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं और यहाँ बात करते हैं अयोध्या गैंगरेप मामले को लेकर, जिसमें लगातार अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और उसके सुप्रीमो अखिलेश यादव घिरते हुए नजर आ रहे हैं। भाजपा के राज्यसभा सदस्य बाबूराम निषाद के नेतृत्व में अयोध्या गई 3 सदस्यीय कमेटी ने अपनी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट शीट संगठन को सौंप दी। फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट लगभग 4 पन्नों की है। इस रिपोर्ट में कुछ अहम बातें भी डेलीगेशन ने लिखी हैं। खासतौर से सपा पर सीधा हमला बोला गया है। लोकल पुलिस की भूमिका के साथ साथ मुआवजा बढ़ाने की बात इस रिपोर्ट में कही गई है। तो सीधे तौर पे अगर देखा जाए इस पूरे मामले को लेकर भाजपा की जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है उसने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। 4 पन्नों की ये रिपोर्ट है और कल भी हमने देखा था जिस तरीके से जो प्रतिनिधिमंडल था वो पहुंचा था, उसके बाद आज जो रिपोर्ट है वो सौंप दी गई है। और ऐसे में कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी जो है उस पर लगातार निशाना साधा जा रहा है। पार्टी जो है वो घिरती नजर आ रही है। जिस तरह के बयान पार्टी द्वारा दिए गए, पार्टी सुप्रीमो द्वारा दिए गए, और उसी वजह से कहीं ना कहीं सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव भी अब घिरते हुए नजर आ रहे हैं इस पूरे मामले में। आपको बता दें भाजपा की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने अपनी जो रिपोर्ट है वो शीर्ष कमान को सौंप दी है और माना यही जा रहा है कि ये जो 3 सदस्यीय कमेटी थी जांच के लिए जब अयोध्या पहुंची थी, जिसमें 2 राज्यसभा सदस्य और यूपी सरकार के मंत्री शामिल थे, तो अब जब रिपोर्ट सौंप दी गई है तो इसमें भी सीधे तौर पर ना सिर्फ लोकल पुलिस बल्कि इसके साथ साथ जिस तरीके का रवैया अपनाया गया है और ख़ास तौर से एक अगर देखा जाए तो मुआवजा बढ़ाने का जो बिंदु है वो भी इसमें शामिल है। लेकिन
खासतौर से अगर देखा जाए जो सबसे प्रमुख सपा यानी समाजवादी पार्टी को जिस तरीके से निशाने पर लिया गया है, जिस तरीके की बयानबाजी पार्टी द्वारा की गई थी, उसी वजह से लगातार कहीं ना कहीं फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने भी इस पर जो अपनी आपत्ति है वो जताई है। और इस पर और जानकारी के लिए आइए रुख करेंगे हमारे संवाददाता निशांत राय जो हैं वो फिलहाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निशांत, जिस तरीके से पूरे मामले को देखा जाए कहीं ना कहीं अब ना सिर्फ समाजवादी पार्टी बल्कि पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव भी अपने बयान पर घिरते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, बिल्कुल अखिलेश यादव लगातार लोकसभा चुनाव से पहले पीडीए का नारा दे रहे थे, जिसमें पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की बात कर रहे थे। और जब एक पिछड़े समाज की बच्ची के साथ इस तरीके की घिनौनी वारदात होती है, पहले वो चुप्पी साधते हैं और फिर इस तरीके का बयान देते हैं। कहीं ना कहीं ये दिखलाता है कि समाजवादी पार्टी की कथनी और करनी में काफ़ी अंतर है। और जब बीजेपी की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी वहाँ पर पहुंची, सांसद बाबूराम निषाद के नेतृत्व में जो उन्होंने वहाँ पर फैक्ट देखे, उसके बाद से कहीं ना कहीं घिरते हुए नजर आ रहे हैं अखिलेश यादव और फैजाबाद के सांसद। दोनों ही जो बयान दे रहे थे कहीं ना कहीं अब वो सवालों के घेरे में आ चुके हैं। सबसे बड़ी बात है कि बच्ची के इतने घिनौने अपराध के बाद भी लंबे समय तक समाजवादी पार्टी की ओर से चुप्पी साधी रही और मोइन खान की जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, जो आरोपी हैं, उन पर पार्टी के द्वारा कोई ना कोई भी कार्रवाई ना करना, ये दिखलाता है कि पार्टी की चुप्पी बहुत कुछ बयां कर रही है। और ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि जब जांच रिपोर्ट सामने आएगी तो उसके बाद समाजवादी पार्टी का क्या रुख रहता है। लेकिन पीडीए की बात करने वाली समाजवादी पार्टी आज पीडीए के चलते ही कटघरे में खड़ी है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं दोहरा चेहरा जो है वो पार्टी का और सुप्रीमो का यहाँ नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल निशांत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे संवाददाता निशांत राय बता रहे थे किस तरीके से अब समाजवादी पार्टी जो है वो बयानबाजी करके फंसती नजर आ रही है और वही ये पार्टी है जो कि पीडीए की बात भी करती है। अब आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं राष्ट्रपति की यात्रा को लेकर। दरअसल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों फिजी, न्यूजीलैंड और तिमोर लेस्ते की यात्रा पर हैं। अपनी यात्रा के प्रथम चरण में राष्ट्रपति आज फिजी पहुंची। राष्ट्रपति यात्रा के पहले चरण में आज से लेकर 7 अगस्त तक फिजी में रहेंगी। यात्रा के दौरान राष्ट्रपति मुर्मू फिजी के राष्ट्रपति केटोनिवे और प्रधानमंत्री सिटोवेनी राबुका के साथ बैठक करेंगी। वे फिजी की संसद को संबोधित करेंगी और वहां रह रहे भारतवंशियों से भी मुलाकात करेंगी। भारत विकास क्षेत्र में फिजी का सशक्त साझीदार रहा है। 7 तारीख को राष्ट्रपति शिव सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर भी जाएंगी। शिव सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक संबंधों का प्रतीक है। फिजी के साथ भारत के मजबूत संबंध रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी ने इस वर्ष भारत प्रशांत द्वीप सहयोग फोरम का शुभारंभ भी किया था। राष्ट्रपति की 3 देशों की इस यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति को और गति मिलने और दक्षिण पूर्व एशिया तथा प्रशांत क्षेत्र पर भारत के विशेष फोकस की पुष्टि होने की उम्मीद है। और आइए अब मिड डे प्राइम में बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की सख्ती को लेकर। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में कोचिंग सेंटर के हालात पर स्वतः संज्ञान लिया। इस मामले में अदालत ने एमसीडी, दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने राजेंद्र नगर कोचिंग सेंटर में 3 छात्रों की मौत का जिक्र करते हुए कोचिंग सेंटर में सुरक्षा मानकों की अनदेखी पर नाराजगी जाहिर की। कोर्ट ने कहा कि ये कोचिंग सेंटर डेथ चैम्बर बन गए हैं, ये लोगों की जिंदगी से खेल रहे हैं। शीर्ष अदालत ने कहा है कि हम इन कोचिंग सेंटर को बंद कर सकते हैं और तब तक ऑनलाइन संचालन की इजाज़त देंगे जब तक ये फायर और दूसरे सुरक्षा मानकों को पूरा नहीं करते। हम अभी ऐसा नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमें ऐसा करना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने के लिए कोचिंग सेंटर फेडरेशन के प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और कोषाध्यक्ष पर 1 लाख का जुर्माना भी लगाया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली के एलजी एमसीडी में एल्डरमैन की नियुक्ति कर सकते हैं। इसके लिए केजरीवाल सरकार के सलाह की आवश्यकता नहीं है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने उपराज्यपाल के एक फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए कहा कि उपराज्यपाल सरकार की सलाह के बिना एमसीडी में एल्डरमैन की नियुक्ति कर सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि 1993 के एक्ट में उपराज्यपाल को ये अधिकार हैं। एलजी को
विधायी अधिकार MCD एक्ट से मिले हैं। ये अधिकार एग्जीक्यूटिव अधिकार नहीं कि सलाह लेने की इन पर जरूरत पड़े। और वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भाजपा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने स्वागत किया है। भाजपा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष ने खास बातचीत की हमारे संवाददाता गिरीश निशाना से। हमारे साथ भाजपा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी हैं। सर, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को किस तरह देखते हैं? हम माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागत करते हैं। हम पहले दिन से कह रहे थे कि दिल्ली एक केंद्र शासित राज्य है और यहाँ पर माननीय उपराज्यपाल के पास कुछ शक्तियाँ हैं जिसका पालन सबको करना चाहिए, लेकिन दिल्ली की अराजक सरकार बार बार उस निर्णय के विपरीत जाकर अपने भ्रष्टाचार और चोरी को बढ़ाने का काम करती थी। और आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि एल्डरमैन की नियुक्ति न्याय संगत है। और मुझे लगता है कि उस निर्णय के बाद जिस तरह का व्यवहार संजय सिंह कर रहे हैं या जिस तरह का बयान मैंने देखा है वो निंदनीय है। संजय सिंह एक ऐसी पार्टी से आते हैं जिसकी पार्टी की विचारधारा एक बिल्कुल नक्सलवादी विचारधारा है, लेकिन संजय सिंह को सोचना चाहिए कि माननीय सुप्रीम कोर्ट इस देश में सबसे बड़ी कोर्ट है जिसका हर निर्णय पक्ष या विपक्ष में आए, लेकिन हर आदमी को वो स्वीकार करना चाहिए। लेकिन संजय सिंह अगर उस निर्णय पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं तो वो फिर उस नक्सलवादी विचारधारा के पोषक बन गए हैं। उनको इस बात का भी ध्यान नहीं है कि आप उस देश में रहते हैं जहाँ कानून का शासन है। सर, दिल्ली नगर निगम में अभी तक ना तो वार्ड कमेटियाँ बनी हैं ना स्थायी समिति की। मैं चाहूँगा कि अब उस पर भी निर्णय शीघ्र होना चाहिए, क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी नहीं बन पाने से पार्षद अपने क्षेत्र में काम नहीं कर पाए हैं, विकास के कई काम रुके हुए हैं। और अब मुझे लगता है कि इस दिशा में आगे जाना चाहिए ताकि लोगों को भलाई के सेवा के काम जल्दी से जल्दी हो सके। वीरेंद्र सचदेवा जी जो कह रहे हैं, अब उम्मीद है जल्दी वार्ड समिति और स्थायी समिति की भी जल्द कमेटी बनेगी और जो दिल्ली के विकास कार्य रुके हुए हैं उन्हें गति मिलेगी। कैमरामैन जगमोहन प्रधान के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज, दिल्ली। तो जाहिर तौर पर जो विकास कार्य हैं उनको यहाँ गति मिलती हुई नजर आएगी। आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं असम की। दरअसल असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा जल्द ही एक ऐसा कानून लाने की तैयारी में हैं जिसके तहत असम में पैदा हुए लोगों की राज्य की सरकारी नौकरी के लिए वो पात्र होंगे। शर्मा ने कहा कि जल्द ही एक नई डोमिसाइल पॉलिसी पेश की जाएगी। उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले किए वादे के अनुसार दी गई 1 लाख सरकारी नौकरियों में असम के लोगों को प्राथमिकता मिली है, जो पूरी सूची प्रकाशित होने पर स्पष्ट होगी। उन्होंने कहा कि सरकार स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देने के लिए प्रतिबद्ध है। सीएम हिमंता ने इस दौरान कांग्रेस पर आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कार्यकाल में पुलिस विभाग में 30% नौकरियों में एक विशेष समुदाय को नियुक्ति दी गई थी, लेकिन जब हम 1 लाख लोगों को नौकरी देंगे तो हम इसका पूरा डेटा पब्लिश करेंगे। वहीं शर्मा ने यह भी दावा किया कि लोगों के लिए कल्याणकारी योजनाओं के कारण बीजेपी 2026 में राज्य में सत्ता में लौटेगी। हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार जल्द ही लव जिहाद से संबंधित मामलों में आजीवन कारावास का कानून लाने की तैयारी में है। प्रदेश भाजपा कार्यकारिणी की बैठक में बोलते हुए उन्होंने कहा कि हमने चुनाव के दौरान लव जिहाद के बारे में बात की थी। हम जल्द ही एक कानून लाएंगे जिसमें ऐसे मामलों में आजीवन कारावास की सजा होगी। शर्मा ने दावा किया कि लव जिहाद एक वास्तविक और गंभीर मुद्दा है जिसमें जबरन धर्म परिवर्तन और धोखे से प्रेम संबंध बनाना शामिल है। থলুৱাৰ নিযুক্তি মানুহৰ বাবে শ্লোগান আছিল। যেতিয়া কংগ্ৰেছ দলে কয় যে বিজেপিৰ দিনত থলুৱা নিযুক্তি হোৱা নাই, মই তেওঁলোকক আহ্বান জনাম 1 লাখ নিযুক্তি হোৱা ল'ৰাৰ ঠিকনা সহকাৰে মই আপোনালোকক দিম। কোনজন মানুহ থলুৱা নহয় আপোনালোকে ক'ব। কিন্তু তাৰ ওপৰত গৈও আমি সিদ্ধান্ত লৈছো যে অহা 2 মাহৰ ভিতৰত আমি নতুন ডমিসাইল নীতি আনিম, য'ত নেকি স্পষ্টভাৱে লিখা ৰ'ব যে অসমৰ মাটিত জন্ম পোৱা মানুহে অসমত চৰকাৰী চাকৰি পাব পাৰে। तो राज्य में नई डोमिसाइल नीति की बात यहाँ कर रहे हैं सीएम। इस पर और ज़्यादा जानकारी के लिए आइए रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता कमल बोरा जो हैं फिलहाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं गुवाहाटी से। कमल, जानना चाहेंगे आपसे, सीएम ने सीधे तौर पर ऐलान कर दिया है नई डोमिसाइल जो नीति है, पॉलिसी है, वो आएगी। किस तरीके से प्रतिक्रिया वहाँ पे जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उनकी आ रही है?
जी देखिए मुकुल, जब भी असम के लोगों की सुरक्षा की बात आते हैं, उनके अधिकारों की सुरक्षा की बात आते हैं, तो ये अधिकार को सुरक्षित करने के लिए असम के लोगों के जान माल को सुरक्षित करने का हर एक यहाँ पे प्रयास हर वक्त करता हुआ मुख्यमंत्री को दिखाई देता है। लेकिन जो कल ये जो बयान दिया है वो पहले भी कई बार मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कई बार दिया है कि असम में जो लोग असम के जो स्थायी बासिंदा है उनको नौकरी मिले, उनका हर एक अधिकार सुनिश्चित हो, अधिकार से कोई भी वंचित ना हो, कोई भी बाहर से आके असम के लोगों के अधिकार को ना छीने, इसको सुनिश्चित करने के लिए हर एक यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं। जैसे आपने लाभ जिहाद के बारे में बताया है, जिस तरीके से आपने डोमिसाइल पॉलिसी के बारे में आपने बताया है, मुख्यमंत्री ने बताया है। निश्चित तौर पे जब ये अगर ये कोई मुख्यमंत्री अपने लोगों की सुरक्षा की बात करते हैं तो निश्चित तौर पर यहाँ के स्थायी जो बासिंदा होंगे मन में निश्चित तौर पर खुशी होंगे, हैप्पीनेस होंगे, बहुत खुश है लोग। कल भी हम लोगों ने कई सारे लोगों से बात किए थे बीजेपी स्टेट एग्जीक्यूटिव की मीटिंग में भी, और हमारे स्ट्रिंगर ने भी कई सारे न्यूज़ भेजे हैं। हर एक में प्रतिक्रिया यहाँ पे आ रहा है कि असम के लोग बहुत खुश है, उनको ये विश्वास है कि मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का जो सरकार है उस सरकार के दौरान यहाँ पे कोई भी असम के जो मूल बासिंदा है कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। उनके अधिकार सुरक्षित रहेंगे, उनका जो भूमि के अधिकार हो, स्वास्थ्य के अधिकार हो, शिक्षा के अधिकार हो, हर एक क्षेत्र में अपना अधिकार सुरक्षित रहेंगे। ये विश्वास लोगों के मन में फिलहाल हम लोग देख पाते हैं। जी कमल, कहीं ना कहीं जो लोग हैं इस वजह से काफ़ी खुश हैं, जैसा आप बता रहे हैं कि जो उनके अधिकार हैं वो उनको पूरी तरह सुरक्षित मान रहे हैं। लेकिन खासतौर से लव जिहाद की अगर बात की जाए तो इस पर भी जो नया कानून है वो कब तक माना जाए, क्या आ सकता है? जी, मुख्यमंत्री का जिस तरीके से कहना है, मैं आपको बता दूं, पूरे भारतवर्ष में जब भी लाभ जिहाद जैसा कोई इशू सामने आता है, मीडिया में कवर होते हैं, उसी वक्त असम के मुख्यमंत्री तुरंत ही बयान देते हैं और असम में लाभ जिहाद जैसा घटना से कोई भी पीड़ित ना हो उसको सुनिश्चित करने का यहाँ पे हर एक बार प्रयास करेंगे। इस तरीके का बयान पहले भी दिए हैं और कल भी स्टेट एग्जीक्यूटिव में जो ये बयान दिया है कि लाभ जिहाद जो यहाँ पे पूरी तरीके से यहाँ पे बंद करने का, या फिर लाभ जिहाद में जो भी लोग अभियुक्त होंगे या फिर कन्विक्टेड होंगे उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट जैसा कड़ी सजा मिले, उसको सुनिश्चित करने के लिए जो कानून लाने का यहाँ पे बात किया है। आने वाले कुछ ही दिनों में लाने का यहाँ पे बात कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग अभी कुछ ही दिन बाद ही यहाँ पे असेंबली स्टार्ट होने वाले हैं। शायद इसी असेंबली में ये बिल यहाँ पे देखना होगा कि कब आखिर इस तरह का जो कानून है वो आता है और उसमें कड़ी सजा का प्रावधान, आजीवन कारावास। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया कमल हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो असम में देखिए किस तरीके से जो परिवर्तन है वो नजर आ रहा है, जो स्थानीय लोग हैं वो अपने अधिकारों को काफी यहाँ सुरक्षित भी मान रहे हैं। फिलहाल मिड डे प्राइम में हम यहाँ रुकने एक और छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। ए संभाल कर, हाँ, आई मारो पप्पा फॉरेन थी लाई आव्यो। हाँ, सत्यानाश! भाई नुकसान कैसा भरेगा तुम? स्टॉक मार्केट में भी रिस्क उतना ही लें जितने की कैपेसिटी और रिस्क की जानकारी हो। ऑप्शंस ट्रेडिंग बहुत सोच समझ कर करें। अरे वाह दिकरा, एकदम बराबर। रिस्क समझ कर लेने का। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। सोना सिर्फ गहना नहीं होता, कभी परंपराओं का प्रतीक, कभी पुश्तैनी पहचान, तो कभी प्यारी सी याद होती है। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए उसी सोने से गोल्ड लोन लेने का फैसला समझदारी का होता है। मुथूट फाइनेंस ये बात समझते हैं, इसीलिए वो ईमानदारी, सच्चाई और आपके विश्वास को सबसे बढ़कर मानते हैं। दूसरा कोई करे या ना करे, मुथूट फाइनेंस ने सदियों से इस भरोसे को कायम रखा है और हमेशा रखेंगे। मुथूट फाइनेंस, सदियों का भरोसा हमेशा के लिए। इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मिड डे प्राइम में। आइए बात करते हैं बारिश के कहर को लेकर। दरअसल पहले बात अगर उत्तराखंड की जाए तो यहाँ रुद्रप्रयाग जिले में केदार घाटी के विभिन्न पड़ावों पर आज 5वें दिन अलग अलग स्थानों पर फंसे तीर्थयात्री और स्थानीय लोगों को सुरक्षित उनके गंतव्य तक पहुँचाने के लिए राहत और बचाव अभियान जारी है। उत्तराखंड आपदा प्रबंधन सचिव के सुमन ने बताया कि केदारनाथ धाम, भीमबली, लिंचोली तथा चीड़बासा
की कुंड में है। इससे कुल करीब 1982 लोगों को एयरलिफ्ट किया गया है। अब तक कुल 9,099 लोगों को सकुशल निकाल लिया गया है। रेस्क्यू कार्य लगातार जारी है। केदारनाथ में घने बादल छाए रहने के कारण रेस्क्यू कार्य में लगातार व्यवधान भी हो रहा है। भारतीय वायुसेना का चिनूक हेलीकॉप्टर मौसम खराब होने के कारण अभी उड़ान नहीं भर पा रहा है। वहीं MI-17 हेलीकॉप्टर द्वारा खराब मौसम के कारण अभी तक केवल 3 उड़ान ही भरी जा सकी हैं। इस बीच रुद्रप्रयाग जिले की केदारनाथ घाटी में भारी बारिश के कारण अलग अलग स्थानों पर फंसे तीर्थयात्री और स्थानीय लोगों को सुरक्षित उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए राहत और बचाव अभियान भी लगातार जारी है। तो ना सिर्फ उत्तराखंड की बात करें बल्कि हिमाचल की अगर बात की जाए, हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदा के कारण कई परिवार तबाह हो गए। केंद्र की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 37 दिनों में फ्लैश फ्लड, भूस्खलन और बादल फटने की 47 घटनाएं हुई हैं। इसमें 10 लोगों की मौत हुई है, 4 लोग जख्मी हैं और 46 लापता हैं। शिमला, मंडी और कुल्लू में सबसे ज्यादा बादल फटने की घटनाएं हुई हैं। पिछले 24 घंटों में बारिश कुछ कम हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आगामी 10 अगस्त तक राज्य में मौसम के खराब रहने का अनुमान जताया है। 8 अगस्त तक राज्य के मैदानी और मध्य पर्वतीय इलाकों में भारी बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम विभाग ने लोगों को नदी नालों से दूरी बनाए रखने और भूस्खलन प्रभावित जो इलाके हैं उनकी यात्रा न करने की हिदायत दी है। और खासतौर से हमारी संवाददाता जो हैं वो हिमाचल प्रदेश के रामपुर के समेत से फिलहाल जुड़ रही हैं। हेमलता, जानना चाहेंगे आपसे किस तरह के जो हालात हैं वो फिलहाल बने हुए हैं अभी। बिल्कुल देखिए, पहाड़ों में लोगों का जीवन वैसे ही दुश्वारियों भरा रहता है, लेकिन अगर उसके ऊपर से प्राकृतिक आपदा आ जाए तो मुश्किल और बढ़ जाती है। ऐसा ही कुछ समेज क्षेत्र में भी हुआ है और आपदा के बाद आज 5वां दिन है, सर्च ऑपरेशन का भी 5वां दिन है, लेकिन लापता लोगों का कोई सुराग नहीं है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये आपदा प्रभावित क्षेत्र का वो छोर है जहां पर पुल हुआ करता था वैली का, और सबसे पहले जो बाढ़ आई थी इस एरिया को बाढ़ ने हिट किया था और लगातार यहां पर मशीनों के माध्यम से मलबा हटाया जा रहा है। करीब 10 फीट मलबा हटा दिया गया है, बावजूद उसके केवल जो घर के अवशेष हैं, लोगों का सामान है, उसके अलावा कोई सुराग नहीं मिल पा रहा है। 36 लोग यहाँ से लापता हुए हैं जी, और उन लोगों का अभी तक कोई पता नहीं है। हालांकि यहाँ से करीब 35 से 85 किलोमीटर दूर जो सुन्नी जगह है वहाँ पे एक और सर्च ऑपरेशन चलाया गया है। वहाँ पर जो गाद है उसमें कुछ शव मिले हैं। अभी कुछ देर पहले भी एक अपडेट निकल करके आई है कि वहाँ पर जो 2 शव है, एक महिला और एक पुरुष का शव बरामद किया गया है, लेकिन जो शवों की हालत है वो इतनी ज़्यादा क्षत विक्षित है कि उनकी जो आइडेंटिफिकेशन है वो नहीं हो पाई है। और तमाम पिछले कल भी 3 शव मिले हैं, तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। तो पिछले कल और आज की बात करें तो कुल मिलाकर 5 लोगों के शव बरामद किए गए हैं, लेकिन अभी तक उनकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। जी बिल्कुल, लेकिन लगातार राहत बचाव कार्य जारी है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हिमलता आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ताज़ा अपडेट देने के लिए। तो देखिए किस तरीके से अलग अलग राज्यों में बारिश से हालात जो हैं वो बिगड़े और उसके बाद अभी राहत और बचाव कार्य जो है वो लगातार चल रहा है। मिड डे प्राइम में हम यहाँ रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए DD न्यूज़ पर। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH दीदी नौकरी लग गई। अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग। हाँ दी, नया मोबाइल। अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे। इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है। पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो। पर दी देखो, कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम। हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा। अच्छा। RBI कहता है सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH।
तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मिड डे प्राइम में। अब बात करते हैं केरल के वायनाड की। जी हाँ, जहाँ पे जिस तरीके से भूस्खलन के बाद त्रासदी हमने देखी, दरअसल केरल के वायनाड में मृतकों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। कुछ शवों की शिनाख्त भी नहीं की जा सकी है। बचाव अभियान में जुटी टीमों को कई अज्ञात लावारिस शव भी मिले हैं। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के निर्देशानुसार शवों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। वहीं वायनाड त्रासदी में लापता लोगों को खोजने का काम भी जोर शोर से चल रहा है। सेना ने अब रडार के माध्यम से लोगों को खोजने का काम शुरू कर दिया है। मुनकई के ग्राउंड जीरो से देखिए हमारे संवाददाता नीरज सिंह की एक खास रिपोर्ट। बात सीमा की रक्षा की हो या देश के अंदर किसी भी तरह की चुनौती से निपटने के लिए एक ही नाम सबसे पहले सामने आता है, वो है भारतीय सेना। वायनाड में भी जब लैंडस्लाइड हुआ और आपदा यहाँ पर पहुंची तो सबसे पहले आप देखें कि जो सेना के लोग हैं उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन में एक बड़ी भूमिका निभाई थी। चुरलमाला से लेकर मुनकई के बीच में जो रोड डिस्कनेक्ट हो गया था पुल टूटने के कारण, सेना ने वैली ब्रिज बनाया और उसके बाद बड़े बड़े वाहन मुनकई पहुंचाए। इसके बाद अगर आप देखें कि सेना के द्वारा रडार यहाँ पर पहुंचाया गया है और उस रडार के द्वारा यहाँ पर खोजा जा रहा है जो लोग मिसिंग हैं। कठिन जितनी भी परिस्थितियाँ होती हैं, सेना का जो साहस है उतना ही ज़्यादा मजबूत होता है। यही कारण है कि परिस्थितियां कैसी भी हों, जब सेना वहां पहुंच जाती है तो स्थितियां अनुकूल होना शुरू हो जाती हैं। और यहां पर भी चूंकि अभी बड़ी संख्या में जो लोग मिसिंग हैं उनको खोजने का काम है, तो आप देखें सेना ने बड़े बड़े इक्विपमेंट पहुंचाए, एनडीआरएफ के लोग यहां पर लगे हुए हैं, डॉग स्क्वाड पहुंचाए और अब रडार के द्वारा इस मलबे में जो लोग खो गए हैं उनको खोजने का प्रयास सेना कर रही है। कैमरामैन मोहित उइके के साथ नीरज सिंह, ग्राउंड जीरो, वायनाड। तो लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, जो लोग हैं उनको खोजा जा रहा है। वहीं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने वायनाड भूस्खलन के लिए प्रकृति के दोहन को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि इको सेंसिटिव जोन में इस तरह की अवैध गतिविधियां और खनन नहीं होना चाहिए, इससे वहां बहुत नुकसान हुआ है। उसमें सबसे बड़ी बात है कि जो स्टेट गवर्नमेंट के प्रोटेक्शन में जिस प्रकार से लीगल बस्तियां बसाई गई और जिस प्रकार की रिपोर्ट आ रही है न्यूज़पेपर्स के अंतर्गत, लगातार लोकल न्यूज़पेपर के अंतर्गत रिपोर्ट आ रही है, उसको लेकर के इसके फाइनलाइजेशन करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट को जल्दी कदम उठाना चाहिए। इको सेंसिटिव जोन का एक प्लान बनाना चाहिए और ऑलरेडी जो कमिटीज़ की रिपोर्ट आई हुई हैं और जो फॉर्मर डीजी संजय कुमार की जो रिपोर्ट है उसको स्टेट गवर्नमेंट को अपना सबमिशन देना चाहिए। इको सेंसिटिव जोन में इस प्रकार का हैबिटेशन और इलीगल एक्टिविटी, माइनिंग नहीं होनी चाहिए, उसका एक बहुत बड़ा नुकसान वहाँ पे हुआ है। तो भूस्खलन जैसी गतिविधियां बढ़ सकती हैं अगर जो खनन क्षेत्र में इस तरीके के लगातार अगर कार्य किए जाएंगे, गतिविधि बढ़ती है। फिलहाल आइए रुक कर लेते हैं, वायनाड से हमारे संवाददाता नीरज सिंह जो हैं हमारे साथ जुड़ चुके हैं ग्राउंड जीरो से ही। नीरज, जो जानना चाहेंगे आपसे, लगातार राहत और बचाव कार्य जारी है, उन्होंने देखा कि सेना किस तरीके से रडार का इस्तेमाल भी कर रही है लोगों को खोजने के लिए, फिलहाल क्या स्थिति है? देखिए, बिल्कुल अगर आप देखें लगातार जो कोशिशें सेना के द्वारा की जा रही हैं, क्योंकि इससे पहले भी आप देखें कि एनडीआरएफ के लोग और सेना के लोग वहाँ पर जो लोग मिसिंग हैं उन्हें खोजने का काम कर रहे थे, लेकिन मलबा इतना ज़्यादा है, उसके नीचे से खोजना कह सकते हैं कि एक चुनौती बड़ा काम है। और यही कारण है कि रडार सेना के द्वारा वहाँ पर लगाया गया है और जो मैन हैंडलिंग रडार के माध्यम से जो सेना के जो लोग हैं वो मलबे के नीचे कोशिश कर रहे हैं कि अगर कोई जो लापता व्यक्ति उस मलबे में दबा हो तो उसको खोज निकाला जाए। और आपने देखा भी है कि इस तरह की जो तकनीक है वो सेना खासतौर से सियाचिन या बर्फीले इलाकों में करती है। जब सेना के जवान बर्फ़ की चपेट में आकर दब जाते हैं उस समय इस तकनीक का प्रयोग करके उनको खोजा जाता है और वही तकनीक यहाँ पर सेना के द्वारा प्रयोग की जा रही है। दूसरी अगर आप देखें कि एक बड़ा इलाका है, 10 किलोमीटर का करीब एरिया है और ख़ासतौर से नदी के किनारे किनारे ऊबड़ खाबड़ भी है और काफ़ी ज़्यादा जो पत्थर और उसकी वजह से वहाँ रेस्क्यू चलाने में दिक्कत हो रही है। तब ड्रोन तकनीक का जो सहारा है वो यहाँ के जो रेस्क्यू में लगे हैं लोग वो ले रहे हैं। पूरी जहाँ से रिवर निकल रही है वहाँ के आसपास पूरा ड्रोन से देखा जा रहा है। इसके अलावा जंगल का भी एक बड़ा इलाका है
क्योंकि ऐसे भी जानकारी निकल कर आई थी जिस समय आपदा आई थी, तो कुछ लोग हैं जंगल की तरफ चले गए थे सेना ने, और इसके अलावा जो लोकल यहाँ पर रेस्क्यू करने वाले जो अथॉरिटी हैं उन्होंने 4 लोगों को, जो खासतौर से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की, उन्होंने 4 लोगों को रेस्क्यू भी किया था जो अंदर जंगल के अंदर थे। और जंगल के अंदर भी अब ड्रोन भेजा जा रहा है और देखने की कोशिश की जा रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ लोग वहाँ पर भी बचे हों, और लगातार कोशिशें यही की जा रही हैं। लेकिन 7वां दिन है और मलबे में से बचने की संभावना तो अब ना के बराबर है, लेकिन प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, लगातार जो प्रयास है लोकल रेस्क्यू में लगी हुई है टीम उनके द्वारा। जी बिल्कुल, जो प्रयास है देखिए वो किए जा रहे हैं, क्योंकि हर एक जान जो है वो कीमती है और इस जान को खोजने का जो प्रयास है वो हम यहाँ देख पा रहे हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया नीरज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता जो हैं वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रिपोर्ट हमें बता रहे थे क्या ताज़ा स्थिति फिलहाल वहाँ बनी हुई है। अब आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नीट यूजी को लेकर। दरअसल अब जो काउंसलिंग है नीट यूजी की, ये 14 अगस्त को होगी। आपको बता दें काउंसलिंग 4 चरणों में की जाएगी और ख़ासतौर से काउंसलिंग ऑनलाइन होगी। इस वक्त आपको बता रहे हैं कि कैसे जो काउंसलिंग है उसकी जो तारीख है वो सुनिश्चित हो गई है, 14 अगस्त को ये होगी और इसके साथ साथ ऑनलाइन तरीके से ये की जाएगी। देश के किसी भी हिस्से से जो रजिस्ट्रेशन है वो करा सकते हैं। और साथ ही एमसीसी के निदेशक डॉक्टर बी श्रीनिवास ने कहा है कि छात्र mcc.nic.in पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो देश के किसी भी हिस्से में अगर आप हैं वहाँ से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और जो काउंसलिंग है वो फ़िलहाल 14 अगस्त को होगी, ये सूचना दी गई है। और साथ ही साथ ये ऑनलाइन तरीके से काउंसलिंग आगे जारी रहेगी। तो जाना आपने नीट यूजी से जुड़ी इस खबर के बारे में। यूजी काउंसलिंग हम लोग एमसीसी में शुरू करने वाले 14 अगस्त से, और ये इसके बाद 4 फेजेस में होगा, सब ऑनलाइन प्रोसेस में ही होगा। और इसमें स्टूडेंट्स अक्रॉस द कंट्री कहीं से भी रजिस्टर कर सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट राउंड ऑल इंडिया कोटा होगा, फिर फर्स्ट राउंड स्टेट का होगा, ऐसे टेंडम में चलेगा एक के बाद एक, तो ऐसे 4 राउंड्स होंगे। और हम लोग तो कोशिश ये भी कर रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन का फेज़ थोड़ा 1 हफ्ते या पहले थोड़ा आगे कर दें, ताकि स्टूडेंट्स को ज़्यादा टाइम मिले इसको अपने आप को रजिस्टर करने के लिए। तो इसमें अप्रॉक्सीमेटली हमारे 1,12,000 सीट्स हैं MBBS के, और इसमें BDS के अराउंड 20,000 सीट्स होंगे। और नर्सिंग के कुछ सेंट्रल कॉलेजेस हैं उनके भी काउंसलिंग हम MCC के थ्रू करेंगे। एम्स के सारे जो 19-20 एम्स न्यू इंस्टीट्यूट्स हैं उसका भी काउंसलिंग MCC के थ्रू ही होगा। और जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं वो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के भी 100% सारी सीट्स का काउंसलिंग MCC के थ्रू होगा। बाकी जो 85% स्टेट कोटा सीट्स हैं उसका काउंसलिंग स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटीज़ अपने अपने स्टेट्स राज्य में उनके डोमिसाइल के हिसाब से करेंगे। ये हमारा एक वेबसाइट है mcc.nic.in। तो स्टूडेंट्स को हम एक नोटिस डालने के बाद स्टूडेंट्स हमारे साइट पे आ सकते हैं और अपने आप को हमारे साइट पे रजिस्टर करेंगे। वो रजिस्ट्रेशन के बाद कैंडिडेट्स को चॉइसेस दिखाई दिए जाएंगे और वो चॉइसेस के हिसाब से दे विल बी एबल टू चूज़ द चॉइसेस एज़ पर देयर मेरिट। तो मेरिट और उसके चॉइस के हिसाब से हमारा सॉफ्टवेयर जो है उसको अलॉटमेंट करेगा और उनको वो ज्वाइन करना पड़ेगा विदिन 7 डेज़। तो जाना आपने किस तरीके से 4 चरणों में जो काउंसलिंग है वो की जाएगी और पारदर्शिता होगी, क्योंकि ऑनलाइन तरीके से जो काउंसलिंग है की जाएगी। फिलहाल मिड डे प्राइम में हम यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे कारोबार और खेल जगत की भी। आप देखते रहिए DD न्यूज़। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो। मुथूट फाइनेंस, इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन लेने के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मिड डे प्राइम में। और आइए अब बात करते हैं कारोबार जगत से जुड़ी खबरों की। खासतौर से अगर बात करें पहले वैश्विक बाजार को लेकर, दरअसल वैश्विक बाजार में भारी बिकवाली के बीच भारतीय शेयर बाजार में हाहाकार नजर आया। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सेंसेक्स करीब 16 अंकों से अधिक फिसल गया। दूसरी ओर निफ्टी में भी बिकवाली के बाद कमजोर होकर 24,200 के नीचे पहुंच गया। और खासतौर से बाजार की ताज़ा हालात पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं संदीप जैन, जो कि निदेशक हैं ट्रेडस्विफ्ट और शेयर बाजार विश्लेषक भी हैं। संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत आपका।
जानना चाहेंगे आपसे, जिस तरीके से वैश्विक हालात बने हुए हैं, किस तरह का असर आज हमें भारतीय कारोबार पर नजर आ रहा है? देखिए, मार्केट्स तो करेक्ट हो रखे हैं और वो सारे इंपोर्टेड रीजंस है, किस तरीके से ग्लोबल क्यूज, यूएस के जॉब्स डेटा, फिर जियोपॉलिटिकल टेंशन, ईरान और वो वाला एपिसोड चल रहा है, फिर बैंक ऑफ जापान ने रेट हाइक की जो कि एक अनयूजुअल चीज है। सो ओवरऑल बहुत सारी चीजें हैं जो कि नेगेटिव चल रही है और मार्केट्स भी इतने चले हैं तो कोई ना कोई रीजन तो चाहिए था। और इंडिया के जो लोकल क्यूज है, पहले इलेक्शन का एक ट्रिगर था, फिर आपके बजट का ट्रिगर था, वो दोनों भी खत्म हो गए, फिर क्वार्टरली रिजल्ट्स रहते हैं उसका भी ट्रिगर खत्म हो गया। तो ये सारी चीजों को देखते हुए लगता है कि अब एक बार ग्लोबल रीजंस जो है वो ज्यादा इंडियन मार्केट्स में हावी हो गए। करेक्शन अच्छा खासा आज आया है, बट स्टिल लगता है कि कहीं ना कहीं अब एक बार कल दोपहर के बाद देखना होगा कि किस तरीके से मार्केट्स रिकवर करते हैं। कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है जी। और हमारे ऐसा लगता है कि जो रिटेलिएशन है, जो भी कंट्रीज ये लोग फाइट कर रही है, उसमें देखना हो किस तरीके से होता है। दोनों बहुत ही सीरियस कंट्रीज है, रिस्पॉन्ड बहुत एग्रेसिवली करती है। सो फिंगर्स क्रॉस्ड, मुझे लगता है कि मार्केट्स पे ग्लोबल क्यूज हावी हो रखे हैं। और एक सैम इंडिकेटर होता है यूएस का जो कि जॉब से रिलेटेड है, वो रिसेशन यूएस में दिखा रहा है, सो दैट इज आल्सो रीजन। बट ओवरऑल क्रूड ऑयल नीचे आना, डॉलर इंडेक्स का नीचे आना, बॉन्ड यील्ड्स का नीचे आना, मेटल्स का नीचे आना ओवर द लॉन्गर पीरियड टाइम फ्रेम इंडिया के लिए बढ़िया रहता है। तो मुझे लगता है कि ये टेम्पररी है, थोड़े दिन बाद मार्केट्स रिकवर फिर कर जाएंगे। तो जिन लोगों ने पोजीशंस ले रखी है वो अपना वो पेशेंस बनाए रखे और रिस्की पोजीशंस और लिवरेज पोजीशंस नहीं ले। जी बिल्कुल संदीप जी, यानी मान सकते हैं कि भले ही आज क्योंकि पहला दिन है, पहला कारोबारी दिन, लेकिन आने वाले जो दिन है उसमें कहीं ना कहीं एक बेहतर रिकवरी और जो निवेशक हैं उनके लिए जो मुनाफा है वो जाहिर तौर पर नजर आ सकता है। देखिए, अभी जरूर से ऊपर के लेवल से करेक्शन आया, फ्राइडे के दिन भी करेक्शन था, आज मंडे को भी बड़ा डीप करेक्शन है। बट अभी थोड़ी देर पहले ही जब मैं मार्केट शो के लिए आ रहा था, मार्केट्स थोड़े थोड़े रिकवर हुए, नीचे के लेवल से अच्छा रिकवरी दिए हैं। और अब देखते हैं कि वो अपना भी एक अहम लेवल होता है 50 डेमा, 50 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो हम लोग टेक्निकल्स में देखते हैं, वहां पे मार्केट ने सपोर्ट लिया है। सो लेट्स सी, फिंगर्स क्रॉस्ड अगेन किस तरीके से आता है। बट ये जरूर है कि जो रिस्की पोजीशंस लेते हैं, लिवरेज पोजीशंस लेते हैं, ट्रेडर्स हैं, उन लोगों को सर्टेनली डरने का रीजन है और वो बाउंस पे धीरे धीरे अपने पोजीशंस को हल्का करे। और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है वो महंगे स्टॉक्स, जो महंगे वैल्यूएशंस है, वहां से निकल के काफी करेक्टेड जो स्टॉक्स है इस करेक्शन में नीचे आते हैं और अपनी अगर लिस्ट बनाए हुए हो तो धीरे धीरे स्टैगर्ड वे में एंट्री ले सकते हैं। जी चलिए, बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया संदीप जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो वैश्विक बाजार की जो तमाम परिस्थिति बनी हुई है उसका असर किस तरीके से देखने को मिल रहा है संदीप जी ने बताया बखूबी। अब आइए आगे बढ़ते हैं और खासतौर से लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान आपको बता दें एक सवाल का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि सहारा इंडिया में निवेशकर्ताओं के पैसे वापस करने के मामले में सेबी के द्वारा उचित कार्रवाई की जा रही है। Everything to do with Sahara is being monitored by the Supreme Court. There are some which come under the regulator SEBI. MOS was right in saying those which come under the SEBI are actually three entities of the Sahara. Sahara India Real Estate Corporation Limited, Sahara Housing Investment Corporation Limited and Sahara India Commercial. Now the Supreme Court order of 2012 does say the estimated amount is 25,781.37 crores. But estimated number of the investors or depositors also estimated again at 3.07 crores. MOS rightly said that in spite of the attempts made by the SEBI advertising in 2013, advertising in 2014, and again in 2018 saying on 2nd July, that this is the last time, please, whoever wants to claim, come over. 3 publicly announced attempts to get people to come and claim the amount so that the disbursal can happen. 19,650 claims came, of which the Justice B.N. Agarwal committee, looking at its eligibility and everything, 17,256 claims only could be entertained, and that resulted in only 138.07 as the amount which is being claimed, which is given. Yes, we are talking of a 25,000 crore estimated amount, but claimants are only this many. So repeated attempts by the Supreme Court to go for advertisements are not yielding results in this particular SEBI-related 3-company case.
तो जाहिर तौर पर जो निवेश करता है उनके लिए बड़ी राहत। सहारा में जिन्होंने निवेश किया था और इस पर अब देखिए किस तरीके से जो उनका पैसा है जो उन्होंने निवेश किया था वापस मिल सके। लगातार सेबी इस पर कार्रवाई कर रहा है और इसी की जानकारी वित्त मंत्री ने प्रश्नकाल के दौरान दी। फिलहाल मिड डे प्राइम में हम यहाँ रुक रहे हैं, एक और छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद। MDH कश्मीरी। MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मिड डे प्राइम में। और मिड डे प्राइम में अब वक्त है खेल की खबरों का। इसके लिए रुक करते हैं सुचित्रा का। शुक्रिया मुकुल। और खेल की खबरों में सबसे पहले देखते हैं खबरें पेरिस ओलंपिक से जुड़ी हुई। तो पेरिस ओलंपिक में आज भारत के पास एक मौका है, उसके बारे में आपको बताते हैं। तो पेरिस ओलंपिक में आज भारत के पास एक और पदक जीतने का शानदार मौका है। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन आज कांस्य पदक के लिए मुकाबला खेलेंगे। लक्ष्य सेन का सामना मलेशिया के जी जिया ली से होगा। इन दोनों के बीच अब तक कुल 5 मैच हुए हैं, जिसमें से लक्ष्य को 4 बार जीत मिली है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने भारत के अमित रोहिदास पर एक मैच का प्रतिबंध लगा दिया है, जिससे वे मंगलवार को जर्मनी के खिलाफ होने वाले पेरिस ओलंपिक के सेमीफाइनल मुकाबले में नहीं खेल सकेंगे। रोहिदास को रविवार को ब्रिटेन के खिलाफ खेले गए क्वार्टर फाइनल मुकाबले में रेड कार्ड दिखाया गया था, जिस कारण वे 17वें मिनट में ही मैदान से बाहर चले गए थे। भारतीय हॉकी टीम ने ब्रिटेन को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई थी। हालांकि भारतीय हॉकी संघ ने इस रेड कार्ड को लेकर और उस मैच में खराब अंपायरिंग को लेकर आधिकारिक शिकायत दर्ज करा दी है। पेरिस ओलंपिक के उपलक्ष्य में डाक विभाग ने आज नई दिल्ली में स्मारक डाक टिकटों का एक सेट जारी किया। इस अवसर पर संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया भी मौजूद रहे। स्मारक टिकट खेल भावना को उजागर करता है और पेरिस में ओलंपिक खेलों के लिए एक साथ आने वाले राष्ट्रों की एकता का जश्न मनाता है। ये टिकट एथलीटों के समर्पण, दृढ़ता और खेलों में उनकी उत्कृष्टता के लिए एक सम्मान है। खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि स्मारक डाक टिकट जारी करके हमने खिलाड़ियों और देश का सम्मान किया है। आज पोस्टेज स्टैम्प जारी करके हमने हमारे खिलाड़ियों का सम्मान किया है, हमारे देश के स्पोर्ट्स का सम्मान करा है और उसके साथ जुड़े हुए सभी लोगों का इस सम्मान है। चलो हम सब लोग साथ में मिलके चीयर फॉर इंडिया के द्वारा हमारे देश के स्पोर्ट्समैन को प्रोत्साहित करें, स्पोर्ट्समैनशिप को प्रोत्साहित करें। देश में ऐसे कई टैलेंट के रूप में स्पोर्ट्समैन आगे आए, उसको सहयोग करें और व्यक्तिगत उनके जीवन के लिए और देश के लिए प्योर प्राउड फील करें। ऐसा इकोसिस्टम का निर्माण करें। तो खेल की खबरों में फिलहाल इतना ही। वापस चलते हैं मुकुल के पास। शुक्रिया सुचित्रा इन तमाम खबरों के लिए, क्योंकि पेरिस ओलंपिक काफ़ी महत्वपूर्ण। और देख रहे हैं किस तरीके से हमारे खिलाड़ी जो हैं वहाँ पूरी तरीके से जोश के साथ हमें मेहनत करते हुए नजर आते हैं। अब आइए आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। पहले अगर बात की जाए ब्रिटेन की, जहाँ जारी हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। अब तक करीब 150 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने प्रोटेस्ट की निंदा की। उन्होंने कहा कि ये कोई विरोध प्रदर्शन नहीं है, यह संगठित हिंसा है। प्रधानमंत्री ने वीडियो मैसेज जारी करके हिंसा और दंगों में शामिल लोगों को कड़ी चेतावनी दी। इसके साथ ही इस बात पर जोर दिया कि हिंसा में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल होने वाले व्यक्तियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। साउथपोर्ट में 3 बच्चियों की हत्या के बाद से ब्रिटेन में आव्रजन के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन जारी है। लिवरपूल, हल, ब्रिस्टल, लीड्स, ब्लैकपूल, बेलफास्ट, नटिंगम और मैनचेस्टर में कई स्थानों पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पें भी हुई।
अब बात करते हैं खासतौर से जम्मू कश्मीर की। जी हाँ, जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 हटा दिया गया था, जिसके बाद से जम्मू कश्मीर विकास के पथ पर लगातार आगे बढ़ रहा है। आज मैं इस सम्मानीय सदन के सामने एक ऐतिहासिक संकल्प और बिल लेकर उपस्थित हुआ। महोदय, मैं जो 2 संकल्प और बिल लाया हूं, उसमें कई सारे सदस्यों ने कुछ शंकाएं व्यक्त करी हैं, कुछ अपने विचार रखे हैं, कुछ जेन्युइन कंसर्न भी सदन के पटल पर रखे हैं, कुछ अपनी पार्टी की विचारधारा को भी, लाइन को भी रखने का प्रयास किया है। मगर मैं सदन के सामने स्पष्ट करना चाहता हूं, एज अ लेजिस्लेटर, मैं जब दोनों संकल्प और बिल लेकर आया हूं, तो मैं मानता हूं कि जम्मू कश्मीर में एक लंबे रक्तपात भरे युग का अंत धारा 370 के समाप्त होने से बनेगा। जम्मू कश्मीर के इतिहास में 5 अगस्त 2019 का दिन एक ऐतिहासिक दिन ही है, जब अनुच्छेद 370 हटाकर इसे देश के विकास की मुख्य धारा में शामिल किया गया। देश के लोकतंत्र के मंदिर यानी संसद भवन ने इस स्वर्णिम फैसले पर मुहर लगाई। यूं तो जम्मू कश्मीर सदियों से भारत का अभिन्न अंग रहा है, लेकिन इस दिन जम्मू कश्मीर तथा पूरे भारत के बीच में राजनीतिक लाभ के लिए खींची गई सीमाओं को तोड़ दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस दिन सही मायनों में देश ने एक विधान, एक निशान और एक संविधान की संकल्पना को साकार किया। धारा 370 हटने के बाद से जम्मू कश्मीर में चिनाब, सिंधु और रावी नदी के साथ विकास की अविरल गंगा भी बहनी शुरू हुई। मोदी सरकार के इस एक निर्णय ने न सिर्फ आतंकवाद की कमर तोड़ने का काम किया, बल्कि अलगाववाद की जड़ों को भी उखाड़ने का काम किया। धरती पर स्वर्ग के रूप में पहचाने जाने वाले कश्मीर ने धारा 370 हटने के बाद विकसित होने का अनुभव करना भी शुरू किया। आर्टिकल 370 इसकी पूजा करने के वाले लोगों ने वोट बैंक की राजनीति का हथियार बनाने वालों ने 370 को उसने जम्मू कश्मीर का जो हालात कर दिए थे, वहां के लोगों के अधिकार छीन लिए थे। भारत का संविधान जम्मू की कश्मीर की सीमा में प्रवेश नहीं कर सकता था, और यहां संविधान सर पे रख करके नाचने वाले लोग संविधान को जम्मू कश्मीर में लागू करने का हौसला नहीं रखते, बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया करते। और 370 का वो जमाना था, सेनाओं पर पत्थर चलते थे और लोग निराशा में डूब करके कहते थे अब तो जम्मू कश्मीर में कोई हो नहीं सकता है। आज आर्टिकल 370 की दीवार गिरी, पत्थरबाजी बंद है, लोकतंत्र मजबूत है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने का सबसे सकारात्मक पक्ष यह देखने को मिला कि लोग विकास से जुड़े और आतंकवाद की घटनाओं में काफी गिरावट आई। केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास के खाके में फिट जम्मू कश्मीर विकास की नई इबारत लिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो बदलाव की बयार पूरी तरीके से नजर आती है जम्मू कश्मीर में आज, और उसके साथ साथ उस बदलाव के साथ जो विकास है उसको भी गति मिलती हुई नजर आ रही है। फिलहाल मिड डे प्राइम में आज बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।